हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2। तो आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेशन में ये कवर किया था कि कौन कौन से हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, राइट, जिसमें कि 4 जो है वो मेन इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स थे, राइट, जिसमें कि हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, पर कुछ विटामिन भी हैं। ठीक है, सो ये हमारे जो है वो मेजर बायोमोलिक्यूल्स जाने जाते हैं और ये हमारे किसी न किसी कोशिकाओं में प्रेजेंट होते ही हैं। मतलब अगर आप देखिए तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, ये एंजाइमेटिक फॉर्म में हो सकते हैं, राइट, और ये बहुत सारे फंक्शन जैसे कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है ना, उसका भी पार्ट होते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ बायोमोलिक्यूल्स कवर किया था। अब इसके बाद जो है जो सेकेंड बायोमोलिक्यूल्स है वो है हमारा प्रोटीन्स, राइट। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, हम प्रोटीन्स के कुछ यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो द प्रोटीन वाज term protein was coined by the Berzelius in 1838। तो प्रोटीन शब्द पहली बार उपयोग में आया था 1838 में, क्योंकि जो स्टडी की गई थी है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बर्जीलियस ने फर्स्ट टाइम किसी बायोमोलिक्यूल्स को प्रोटीन नेम दिया। सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ना, प्रोटीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। आप देखिए कि प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उनका भी जो प्रोटीन मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो वैसा ही होगा जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, का प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, है ना। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उन सब में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। और कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारे सेल में पार्टिसिपेट होती रहती हैं, राइट। अगर सबसे पहले एग्जांपल हम ग्लाइकोलिसिस का करें तो ग्लाइकोलिसिस में आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पर होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। 10 स्टेप ऑफ रिएक्शन है और हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो है उनका केमिकल नेचर, अगर हम बात करेंगे उनका केमिकल नेचर क्या है, तो एंजाइम का जो केमिकल नेचर है वो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन के ही बने हुए हैं। जितने भी एंजाइम जो है वो चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, जितने भी जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन इसीलिए कहा गया कि मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, क्योंकि कोई ना कोई एंजाइम किसी ना किसी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो इसलिए ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर भी, सेल के ना स्ट्रक्चर को भी बनाने में ये हेल्प करता है। प्रोटीन 12% ऑफ द सेल कंटेंट, तो हमारे सेल का जो कंटेंट की अगर हम बात करें है ना, ड्राई वेट में अगर हम निकालें तो 12% जो है, 12% जो है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा प्रोटीन। और 75% एज अ ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, है ना, एंड दे हैव ए स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर, इनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अभी हम इस सेशन में डिफरेंट जो लेवल ऑफ कन्फर्मेशन होता है ना प्रोटीन का, कि प्रोटीन कैसे बनती है ना, सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसके शेप और सरफेस और स्ट्रक्चर के बारे में तब ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, और ये जानना भी बहुत जरूरी है। तभी आप समझेंगे कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना स्पेसिफिक होता है। इनका इसीलिए लिखा गया है दे हैव स्पेसिफिक शेप एंड सरफेस, क्योंकि ये जो शेप एंड सरफेस होता है ये किसी ना किसी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ऐसे कोई कारण से उनका पर्टिकुलर शेप नहीं होता, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो कि उनके शेप जो है और सरफेस जो है वो हेल्प कर रहा होता है। तो अगर शेप और सरफेस बार बार बदल जाएगा तो वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी से रिलेटेड है वो एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है, जो सरफेस होता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो ये जो है, जब हम प्रोटीन के कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो ये चीज थोड़ा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिक स्ट्रक्चर दैट एनेबल इट टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है यही हम बात कर रहे थे कि उस
प्रोटीन का एक जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है वो उनको एक पर्टिकुलर, है ना, फंक्शन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, राइट। General characteristic: chemically a protein is made up of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur. So अब ये देखिए प्रोटीन बनने के लिए किस किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रोटीन को बनने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो चारों प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं और जो अमीनो एसिड जिस प्रोटीन में प्रेजेंट हैं ये सल्फर वाले, है ना, तो वो जो है प्रोटीन में सल्फर भी आ जाता है। सो सिस्टीन जो है वो एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। सो ये सल्फर भी इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है यहाँ पर। लेकिन नाइट्रोजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट नाइट्रोजन कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनता है, और इसीलिए प्रोटीन के लिए कहा जाता है कि अमीनो एसिड्स का नाइट्रोजन का होना बहुत आवश्यक है। सम प्रोटीन एडिशनली कंटेन द फॉस्फोरस, आयरन एंड अदर एलिमेंट्स, और इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस, आयरन और दूसरे भी अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन बनाने के लिए किन किन एलिमेंट्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन के, है ना, प्रोटीन के मोनोमर की, प्रोटीन तो एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है। हमने पिछली बार भी बात किया था कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पॉलीमर स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो जिसमें कि था कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, क्योंकि इनमें मोनोमर्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, इनमें मोनोमर्स होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे कि ग्लूकोज हो सकता है, और भी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज हो सकता है। प्रोटीन्स के केस में अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड के केस में न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनके रिपीटिशन से आप देखेंगे कि पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर प्रोटीन के केस में अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर होता है, और अमीनो एसिड बना होता है किस किस एलिमेंट से। अगर एक अमीनो एसिड की बात करें तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और कुछ कुछ में जो है वो सल्फर भी हो सकता है। प्रोटीन्स are variously folded linear heteropolymers of the amino acid. It is not a homopolymer, it is a heteropolymer, क्योंकि 20 अलग तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो, मोर देन 20 टाइप, इनफैक्ट कुछ मॉडिफाइड अमीनो एसिड भी होते हैं। तो मोर देन 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये होमोपॉलीमर है, ये पॉलीमर है लेकिन हेटेरोपॉलीमर है, क्योंकि बार बार अमीनो एसिड तो बदल जा रहा है। अमीनो एसिड जरूर है। अब जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट के केस में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज अब ग्लूकोज के फॉर्म्स नहीं आते, है ना, तो ग्लूकोज वहां पर रिपीटेड है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज वहां पर रिपीटेड है। अब उसी तरीके से यहां पर अमीनो एसिड है, लेकिन अमीनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। तो यहां पर बार बार अमीनो एसिड चेंज हो जा रहा है, सेम भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो इनमें रिपीटिशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो इसलिए ये एक लीनियर हेटेरोपॉलीमर स्ट्रक्चर बनाता है। द लीनियर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, और ये जो है जब बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, लाइक दिस। सपोज दिस इज अ वन पॉलीपेप्टाइड। अब इसी तरीके से कई पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, है ना, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड अलग अलग जो है वो टर्न और ट्विस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं, और तब ये जो है पॉलीपेप्टाइड्स अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं और एक फंक्शनल प्रोटीन की संरचना को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड serially by the peptide bond CONH found between the amino group NH2 of one amino acid and the carboxyl COH of the adjacent, है ना।
तो अमीनो एसिड के बीच में ना पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? CONH, यही है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये देखिए, अगर हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिल टर्मिनल है COOH, है ना, और यहाँ पर जो है वो NH2 है, तो अब ये क्या करेगा, जो है ये इसका H और इसका एक H, यहाँ पे 2 H है ना, तो एक H ये, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CO, और यहाँ पर NH, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये CONH लिखा हुआ है। सो एक अमीनो एसिड का जो है अमाइनो ग्रुप NH2, ये एक अमीनो एसिड है, उसका क्या है? अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप है, और ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, क्योंकि किसी भी अमीनो एसिड के ना इस तरीके से HH COOH और दूसरा ये NH2 इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये CH3 भी ऐसे हो सकता है, ये H हो सकता है ना। तो अब ये देखिए, एक तरफ NH2 है, दूसरी तरफ COH है। इसी तरीके से दूसरा अमीनो एसिड होगा, तो दूसरा अमीनो एसिड होगा तो इसका COH इधर हो सकता है और इसका NH2 इधर हो सकता है। तो इनके बीच में जो है वो इस तरीके से डबल बॉन्ड, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनता है कैसे? इसका OH और इसका हाइड्रोजन जो है NH2 का एक हाइड्रोजन और COOH ग्रुप का OH वाला ग्रुप जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये वाटर के फॉर्म में बनकर बाहर निकल जाते हैं। अब जो बॉन्ड बनता है वो NH और CO के बीच में बनता है और इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि NH2 of one amino acid and carboxyl group of adjacent amino acid. The sequence of amino acid present in the polypeptide is specific for a particular protein. तो ये जो सीक्वेंस है ना अमीनो एसिड्स का, उस हर प्रोटीन के लिए फिक्स होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटीन, कोई भी अमीनो एसिड आ सकता है, नहीं। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5, अमीनो एसिड 6, है ना। सपोज ये एक कोई पॉलीपेप्टाइड है, तो जितनी बार ये पॉलीपेप्टाइड बनेगी, ये जो अमीनो एसिड है ना, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड यहाँ 1, 2, 3, 4 जो भी हो सकता है ना, यहाँ ग्लाइसिन हो सकता है या सिस्टीन हो सकता है या मैथोनिन हो सकता है, कोई भी अमीनो एसिड हो, उनका जो सीक्वेंस होगा वो फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं। और अगर बदल जाता है किसी वजह से तो वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पाएगी। तो ये कोई भी पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए ना, ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है ये बहुत स्पेसिफिक होता है और ये फिक्स होता है। The distinctive sequence of amino acid units is governed by the codon sequence, the gene of cistron that control its formation. तो आप ये देख सकते हैं कि अमीनो एसिड जो है वो एक जो है कोडॉन की तरह आता है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ये अमीनो एसिड जो है वो कोडॉन के थ्रू रीड किए जाते हैं। जो mRNA, सपोज अगर हम शुरुआत से बात करें तो DNA जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और ये DNA पर क्या सिंथेसाइज होता है? mRNA। अब ये mRNA जो है वो सेल के जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, सेल में न्यूक्लियर पोर कहाँ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में यहाँ पर छोटे छोटे ना ऐसे पोर्स होते हैं, तो उसी पोर से ये mRNA जो होता है वो बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो है वो इस तरीके से राइबोसोम्स जो आकर इससे अटैच हो जाते हैं। राइबोसोम जब इससे अटैच होते हैं तो राइबोसोम जो है यहाँ पर रीड करता है कि यहाँ पर कौन सा जो है mRNA का जो सीक्वेंस है वो क्या है। 3 कोड को वो एज अ 1 अमीनो एसिड। तो अब यहाँ पर जो है वो tRNA होता है, वो tRNA जो होता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को यहाँ पे अपने आप अटैच करता है। और वो स्पेसिफिसिटी कहाँ से आती है? क्योंकि tRNA का एक कोडॉन होता है, वो यहाँ पर जो कोडॉन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ अमीनो एसिड इससे अटैच होता है। तो सारे तरह के अमीनो एसिड चार्ज tRNA से कंबाइंड होते हैं, और जैसे ही यहाँ पे mRNA ये पढ़ता है, उसका एंटी कोडॉन वाला जो है ना वो tRNA पे प्रेजेंट होना चाहिए, वो यहाँ पर आता है और इससे अटैच हो जाता है। अब ये क्या करता है? ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, नेक्स्ट कोडॉन को रीड करता है, और नेक्स्ट कोडॉन को रीड करता है तो उससे उस कोडॉन के
फलस्वरूप जो एंटीकोडॉन होता है उस तरह का चार्ज टीआरएनए वो वाला सेकेंड अमीनो एसिड को लेकर यहां पर आता है, और ये जो दो अमीनो एसिड है ना उनके बीच में यहां पर फिर पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे बन। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि द डिस्टिंक्टिव सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स इज गवर्न्ड बाय अ कोडॉन सीक्वेंस, द जीन ऑफ सिस्ट्रॉन। तो ये जो जीन होते हैं ना उसमें सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक जीन्स जो कि एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड्स को जो होता है वो कोड कर रहा होता है। ठीक है। Proteins are incredibly diverse in their function and are involved in nearly every aspect of cellular and organismal biology. तो प्रोटीन जो होता है ना बड़े डाइवर्स नेचर का होता है, इनका फंक्शन भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है, और ये नियरली हर ही सभी एस्पेक्ट्स, चाहे वो सेलुलर बायोलॉजी हो है ना, या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स की कोई भी बायोलॉजी हो है ना, बायोकेमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी हो, हर जगह जो है आप देखेंगे कि प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। सपोज लोकोमोशन की बात कर लेते हैं, तो लोकोमोशन में आप देखते होंगे कि मसल और जो है बोन्स का जो है इंटरेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वहां पर मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन की बात की जाती है। तो यहां पर भी देखिए लोकोमोशन के केस में भी प्रोटीन्स आ रहे हैं। डाइजेशन की बात कर लेते, डाइजेशन में भी आप देखिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन है ना। सो प्रोटीन जो है वो डाइजेशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन में जो है वो सेल जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो उसका फलस्वरूप जो बन जाता है सेल वो कहलाता है जाइगोट। अब जाइगोट डिवाइड कर रहा है, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, इस तरीके से नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, वहां पे भी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। और प्लस जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारे केमिकल्स एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो भी उनका केमिकल नेचर देखिए क्या है, प्रोटीन है। तो कोई भी जो प्रोसेस है विदाउट प्रोटीन के कल्पना करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप ये देखिए जितने भी सेलुलर एस्पेक्ट्स है ना, जो सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वहां पर कोई ना कोई जो है वो प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या फिर फंक्शनल हो। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म में होने वाली कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वहां आप देखेंगे कि किसी न किसी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है ही। ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो 20 तरह के की जो है वो अमीनो एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं, है ना। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट है, और इसी से देखिए कितने डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स बन जाते हैं। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, और अगर एनिमल्स की बात करें जिसमें कि कोलेजन प्रोटीन जो है हमारे मसल्स पे पाया जाता है ना, वो सबसे ज्यादा एनिमल वर्ल्ड में ये पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट है। एनिमल वर्ल्ड की बात हो रही है। अब उसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात करें तो रुबिस्को ये एक एंजाइम है, आपको पता होगा, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजिनेज, ये जो है वो दो फंक्शन करता है ना, इसीलिए इसका कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी है इसके पास। तो ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इज नॉट ओनली द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट बट ऑल्सो ऑन द होल बायोस्फीयर। तो ये जो है प्लांट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। साथ के साथ जो है ये पूरे वर्ल्ड में अगर होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कोई बायो जो एंजाइम की बात करें वो प्रेजेंट है तो वो कौन सा है, रुबिस्को। लेकिन एनिमल वर्ल्ड में अगर आप प्रोटीन की बात करेंगे तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलेजन प्रोटीन है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये हमने पहले भी मैंने जिक्र किया था कि जो हम लेवल्स ऑफ प्रोटीन जो है कन्फर्मेशन, प्रोटीन कन्फर्मेशन की बात मैंने की है ना। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन के जो है ना इस तरीके से 4 कन्फर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं, इसी को हम लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है और क्वाटरनरी होता है। ये 4 डिफरेंट जो है वो लेवल्स हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं, तभी जो है वो प्रोटीन की जो है एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको
उसको आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इंक्लूड द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ईच पॉलीपेप्टाइड। तो अब ये देखिए, अमीनो एसिड 1 है ना, अमीनो एसिड ये 1 हो गया, और यहाँ पर जो है वो अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है। इस तरीके से ये एक पॉलीपेप्टाइड है। अब पॉलीपेप्टाइड में ये क्या प्रेजेंट, ये क्या चीज, ये है आपके पेप्टाइड बॉन्ड। हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि किस तरीके से जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड जिसका COOH ग्रुप होगा और एक अमीनो एसिड जिसका NH2 ग्रुप होगा। इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो ये OH और ये H मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है दो अमीनो एसिड के बीच, ये जो है वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को दर्शाता है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना। पहली बार जो है वो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग हो गई है। इस तरीके से सिर्फ ये दो अमीनो एसिड के लिए नहीं, एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का जो बनना होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को दर्शाता है। सो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है पेप्टाइड अमीनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड बनने के द्वारा, और तभी हम ये कहते हैं कि हाँ ये जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर पॉलीपेप्टाइड बन गया तो हम कहेंगे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्पेसिफिक अमीनो एसिड डिटरमाइन द प्लेसेस where the polypeptides are to be bend or fold and where the different length will be attracted to each other, है ना। तो ये इसमें ना स्पेसिफिक अमीनो एसिड होती हैं, वो जो है इस जो है पॉलीपेप्टाइड को ना बेंड करा देती हैं, इसे मोड़ देती हैं। क्योंकि यहाँ जो अमीनो एसिड है और यहाँ अमीनो एसिड है, इनके बीच में ना कुछ इंटरैक्शन हो गई। पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी थी, लेकिन यहाँ जो अमीनो एसिड है और यहाँ अमीनो एसिड है, इनके बीच में थोड़ा सा ना इंटरैक्शन हो। इंटरैक्शन मतलब कि किसी तरीके की ये एक बॉन्ड बनाती है। नहीं जरूरी नहीं कि बार बार पेप्टाइड बॉन्ड ही बने, है ना। तो इसमें बहुत सारे दूसरे बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता है, वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, है ना, आयनिक बॉन्ड भी होते हैं। तो इस तरीके से इंटरैक्शंस होने की वजह से अब ये देखिए ये टर्न हो जाता है ना। पॉलीपेप्टाइड में जो है वो टर्निंग आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। सो द डिस्टेंस between the two adjacent peptide bond is about 0.3 nm। तो दो जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का जो डिस्टेंस होता है ना वो 0.35 nm के बराबर होता है। एंड ऑल द लेफ्ट end of the protein, a primary structure is represented by the first amino acid and while the right end is represented by the last amino acid। तो अगर आप ये देखिए, जो भी पॉलीपेप्टाइड होगा, ये जो लेफ्ट होगा उसका यहाँ पर जो है वो N ग्रुप होगा और यहाँ पर जो है वो C ग्रुप होगा। तो ये जो है वो फर्स्ट अमीनो एसिड है, और यहाँ पर जो है C टर्मिनल पे आप देखेंगे लास्ट अमीनो एसिड। और हर अमीनो एसिड के यहाँ पर जो बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है वो देखिए 0.3 nm 35 nm के बराबर यहाँ पर दर्शाया गया। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए N टर्मिनस और यहाँ पर C टर्मिनस। अब ये C टर्मिनस पे जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक सिस्टीन अमीनो एसिड, यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड है, यहाँ पर ल्यूसीन है, यहाँ पे फेनिलएलेनिन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इनके बीच में बॉन्ड है, फेनिलएलेनिन, ल्यूसीन और सेटिनिन, और यहाँ पर साइटोसिन के बीच में यहाँ पर जो है वो बॉन्ड है। अब ये आप देखिए ये फेनिलएलेनिन को यहाँ पर दर्शाया गया है NH2, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है R, यहाँ पर H और यहाँ पर COH, ये एसिडिक ग्रुप है। तो ल्यूसीन का जो NH2 वाला होगा ना, उसके बीच में जो है यहाँ पर बॉन्डिंग बनी और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये एक जो है अमीनो एसिड हैं ये सारे, और उनके बीच में ये छोटे गैप्स जो हैं छोटे छोटे वो पेप्टाइड बॉन्ड को दर्शा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं है, इनके बीच में ना ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स बन जाते हैं।
ये ट्विस्ट एंड टर्न्स जो बनते हैं इनके बीच में जो है वो बॉन्ड का इंटरैक्शन, और ये भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को यहाँ पर दर्शाया गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की गई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्टीयरिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द लीनियर सीक्वेंस इनसाइड द पॉलीपेप्टाइड, है ना। अब ये जो है वो स्टीयरिक रिलेशनशिप की बात की जा रही है कि जो स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड की बनी थी ना, उनमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स जो होते हैं वो इतने स्पेसिफिक होते हैं कि ये अल्फा हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर ऐसे बीटा प्लीटेड शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। या तो इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट का स्ट्रक्चर बनेगा या तो ये अल्फा हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि ये स्ट्रेट जो थी, है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का था पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में, है ना, ये पॉलीपेप्टाइड जो है वो अब ट्विस्ट एंड टर्न करती है। अब ये ट्विस्ट एंड टर्न हेलिक्स के केस में देखिए कैसे बना होगा। यहाँ पर कोई अमीनो एसिड होगा और यहाँ पर कोई अमीनो एसिड होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया होगा। यहाँ पर कोई अमीनो एसिड होगा, यहाँ पर कोई अमीनो एसिड होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया होगा। यहाँ अमीनो एसिड और यहाँ के अमीनो एसिड के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये जो इंटरेक्शन होते हैं ना, अब उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में जो है वो जो है पॉलीपेप्टाइड अपने आप को अरेंज कर ले। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्टीयरिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर जो है अमीनो एसिड के बीच में देखिए एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, नया रिलेशनशिप। यहाँ पे तो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब पेप्टाइड बनने के बाद अमीनो एसिड जो चेन में ही अमीनो एसिड प्रेजेंट है ना, उनके बीच में भी इंटरैक्शन हो रहा है। सो ये जो है वो एक इस तरह का सीक्वेंस जो है वो पॉलीपेप्टाइड का बना लेते हैं। Some of the new relationships are of a regular nature and give periodicity into the structure. तो ये आप देख सकते हैं ना, पीरियोडिसिटी आपको मिल रहा है देखने को। ये हेलिक्स, फिर अगेन टर्न, फिर अगेन टर्न। तो ये टर्निंग की जो है ना, हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, बार बार यहाँ पर पीरियोडिसिटी मिल रही है देखने को। और यहाँ पर आप देखिए बीटा प्लीटेड शीट के स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हमें मिल रहा है। शीट जो है वो किस फॉर्म में है, शीट जो है वो यहाँ पर एक प्लीटेड शीट, प्लेट के फॉर्म में हमें ऐसे शीट मिल रही है, इसलिए इसको प्लीटेड शीट कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स एंड कोलेजन हेलिक्स। तो कोलेजन हेलिक्स जो होता है वो 3 जो है वो पॉलीपेप्टाइड के मिलने से बनता है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। सो अल्फा हेलिक्स इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन is coiled spirally generally in a right handed manner। तो ये जो है अल्फा हेलिक्स जो होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड होता है, इस तरीके से ना स्पाइरली कॉइल्ड होता है, और ये राइट हैंडेड मैनर में आपको स्पाइरली कॉइल्ड मिलेगा। एंड एट प्लेसेस द हेलिक्स इज रेगुलर फॉर्मिंग अ रैंडम कॉइल्स। द हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन कार्बोक्सिल ग्रुप CO ऑफ 1 अमीनो एसिड रेसिड्यू, है ना, of 1 amino acid residue NH group of the next 4th amino acid। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई जो है अमीनो एसिड है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट अमीनो एसिड है ना, और यहाँ पर जो है सेकेंड, थर्ड और फिर यहाँ पर फोर्थ अमीनो एसिड है, तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में ना A4, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही आप देखिए ना, नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर होगा, उसके बीच में हाइड्रोजन। तो ये जो है इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं एक हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। The alpha helix is often involved in protein interaction, DNA binding and other structure functions। तो ये जो अल्फा हेलिक्स जो है आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना,
इसका बहुत सारे एक्टिविटीज में काफी योगदान होता है। ये एक स्पेसिफिक इस तरीके से जो हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनते हैं, ये देखिए प्रोटीन और प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? अब ये देखिए सबस्ट्रेट और एंजाइम का एग्जांपल लेते हैं। सबस्ट्रेट है ये, ठीक है, और यहां पर ये एंजाइम, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, है ना, इनके बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है, तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, डीएनए बाइंडिंग। अब ये देखिए डीएनए होता है ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में, पर ये एक जगह खुल सा जाता है ऐसे। अगर आपको याद हो वाई फॉर्क स्ट्रक्चर बन जाता है रेप्लिकेशन के टाइम, तो वहां पर जो है वो फिर एक नई डीएनए की संरचना जो बनती है। और जो है अगर आपको याद हो कि डीएनए होता है और उसके ऊपर जो है वो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, तो वहां पर आके आरएनए पॉलीमरेज लगता है। यहाँ पर तो डीएनए पॉलीमरेज आता है ना, डीएनए पॉलीमरेज आता है और इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एक एंजाइम है और यहाँ पर डीएनए है, तो डीएनए से देखिए ये बाइंड कर रही है प्रोटीन। तो यहाँ पर भी कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है ये बाइंडिंग के लिए? अल्फा हेलिक्स, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना डीएनए, जो डीएनए पॉलीमरेज, इसमें अल्फा हेलिक्स होगा और वो अल्फा हेलिक्स हेल्प कर रहा होगा डीएनए से बाइंड करने के लिए। उसी तरीके से देखिए ये भी सबस्ट्रेट जो है वो भी प्रोटीन हो सकता है और ये जो है अमीनो एसिड जो ये एंजाइम है ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो अब प्रोटीन, दो प्रोटीन के बीच में भी इंटरेक्शन है, इसमें भी अल्फा हेलिक्स हो सकता है, इसमें भी अल्फा हेलिक्स हो सकता है। तो इस तरीके से इनके बीच में जो है वो हमें इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। डीएनए और प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। आरएन, यहाँ पर ये देखिए ये डीएनए नहीं ये एमआरएनए है, और एमआरएनए जो होता है वो यहाँ पर फिर नहीं, ये डीएनए ही है, ये डीएनए है और इससे जो है वो एमआरएनए बन। तो यहाँ पर जब एमआरएनए बन रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आरएनए पॉलीमरेज, ये भी क्या है, एक एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक प्रोटीन है जो कि डीएनए से यहाँ पर बाइंड कर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ये हमें कब देखने को मिलता है? ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पर हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से डीएनए बाइंडिंग, डीएनए से किस तरीके से प्रोटीन बाइंड कर रही है। तो जो बाइंडिंग होगा ना प्रोटीन, जो एंजाइम होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कहीं ना कहीं ये जो है अल्फा हेलिक्स एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो जरूर प्रेजेंट होगा, और वो जो है वो डीएनए से इंटरेक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है कि प्रोटीन प्रोटीन में इंटरेक्शन भी होता है और डीएनए बाइंडिंग जब इंटरेक्शन होता है तो वहां पर अल्फा हेलिक्स जो होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट, तो अल्फा हेलिक्स जो है वो वहां पर इंटरैक्ट। Beta sheet can be found in the various protein structures and can be involved in the forming a core protein or providing the structure stability, है ना। तो बीटा शीट जो होती है वो पाई जाती है अलग अलग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में, है ना। बहुत तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में आपको इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट देखने को मिल सकती है और ये इन्वॉल्व होती है एज अ कोर प्रोटीन फॉर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। तो ज्यादातर जो है वो बीटा प्लीटेड शीट जो है वो आपको एज अ कोर प्रोटीन का हिस्सा मिलेगा, वो ना कोर प्रोटीन की तरह जो है वो प्रेजेंट होगी और वो स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये तो अल्फा हेलिक्स देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो अल्फा हेलिक्स वाला पार्ट होगा वो इंटरैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो प्रोटीन का जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है बीटा प्लीटेड शीट। तो मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में, तो वहां पर जो है वो इस तरीके से राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के फॉर्म में यहां पर दिया जा सकता है। अल्फा हेलिक्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोर प्रोटीन, है ना, प्रोवाइडिंग एंड दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, वेयर एज द बीटा प्लीटेड शीट आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। इज दिस अ राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट? है ना, तो दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
क्योंकि अल्फा हेलिक्स जो होता है वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन या डीएनए बाइंडिंग इंटरैक्शन में हेल्प करता है, जबकि बीटा प्लीटेड शीट जो होता है वो किसी भी प्रोटीन का कोर स्ट्रक्चर बनाता है और वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये अल्फा हेलिक्स है। ये तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड है, ये ना पूरी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का देखिए जो होता है ना, वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो अल्फा हेलिक्स हो या तो वो बीटा प्लीटेड शीट हो। ये दोनों जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, या कह सकते हैं कि सेकेंडरी जो है वो कन्फर्मेशन है। सेकेंड लेवल का जो प्रोटीन का जो बनने की जो प्रक्रिया हो रही है ना, एक फंक्शनल प्रोटीन को बनने की जो प्रक्रिया होती है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन जो होता है, उसके लिए ये सेकेंड लेवल है। 4 लेवल तक के होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंगल जो है वो आपको इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनता है, अमीनो एसिड के बीच में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने पर। तो आप ये नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे यहाँ बीच में पेप्टाइड बॉन्ड दर्शा रहा है। और ये जो एक ब्लॉक ऐसे बना हुआ है, ये एक अमीनो एसिड है ना। तो 2 अमीनो एसिड के बीच में छोटा सा एक गैप देख रहे हैं आप, वो क्या है? वो है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जिस तरीके से जब पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं ना, तो ये अपने आप को इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म में ऐसे रख सकते हैं, या फिर जो है वो इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट जो है वो स्ट्रक्चर ऐसे बना। The beta pleated sheet structure, 2 or more polypeptide chain get interconnected by the hydrogen. तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ऐसे, और यहां पर दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, इनके बीच में ना स्पेसिफिक पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मैंने वहां पे भी बताया था कि अल्फा हेलिक्स के केस में जो है ना, फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है इस तरीके से, ऐसे हाइड्रोजन। और ये हेलिक्स स्ट्रक्चर इसी की वजह से बनता है। बीटा प्लीटेड शीट में भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल है। दोनों शीट, चाहे वो हेलिक्स स्ट्रक्चर हो और चाहे यहाँ पे प्लीटेड शीट का स्ट्रक्चर हो, दोनों को बनाने के लिए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडजेसेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स में रन इन द सेम डायरेक्शन, है ना। ये सेम डायरेक्शन, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट। जैसा कि हमें केराटिन के में देखने को मिलता है। केराटिन जो है वो हेयर की प्रोटीन होती है, यानी कि हेयर की जो प्रोटीन होती है उसमें बीटा पैरेलल शीट हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला पॉइंट। और जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हमें एंटी पैरेलल बीटा शीट भी देखने को मिलता है ना, कि एक जो है वो शीट जो है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड का डायरेक्शन इधर है और इसका। तो ये वाला जो होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है। ये जो है हमें फाइब्रोइन ऑफ सिल्क ना, सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं, थ्रेड होते हैं, उसमें हमें इस तरह के की जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा प्लीटेड शीट जो होता है वो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल जो होता है वो बीटा केराटिन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जबकि एंटी पैरेलल जो होता है वो हमें फाइब्रोइन ऑफ सिल्क के केस में देखने को मिलता है। बीटा प्लीटेड शीट प्रोटीन्स आर मोर एक्सटेंडेड देन द वन हैविंग अ अल्फा हेलिक्स। तो बीटा प्लीटेड प्रोटीन जो होती है ना वो ज्यादा एक्सटेंड होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर से। आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन ज्यादा है। अल्फा हेलिक्स तो इस तरीके से ही हो सकती है ना, लेकिन शीट जो
बनता है वो काफी स्प्रेड होता है, काफी इसका जो है होता है ना कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन होता है ना, वृहद होता है, ज्यादा बड़ा होता है। अब इसके बाद आता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पॉलीपेप्टाइड का बनना जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दर्शाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनती है वो दो तरीके से बन सकती है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म के केस में और या फिर बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में। Tertiary structure, the overall three-dimensional structure of polypeptide is called as a tertiary structure. थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आप किसी पॉलीपेप्टाइड को देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरली ड्यू टू द इंटरैक्शंस बिटवीन द आर ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के जो आर ग्रुप होते हैं ना, उनके बीच में भी आपको इंटरैक्शन देखने को मिलेगा। सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड है और यहां पर जो है वो एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड है। सो यहां पर इसके किसी भी प्रोटीन का आपने देखा होगा कि जैसे ये एक अल्फा कार्बन होता है, इसमें यहाँ पर NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पर COOH ग्रुप होता है और यहाँ पर H होता है और यहाँ पर R, ऐसे। तो अब इसी तरीके से दूसरा अमीनो एसिड होगा, उसका यहाँ पर सपोज पहले इस पर्टिकुलर चेन में जो है ना, यहाँ पर वो R ग्रुप है और इसमें यहाँ पर ग्रुप, तो इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन, पॉलीपेप्टाइड के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। अभी तक हम देख रहे थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कि एक ही पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो है ना इंटरैक्शन हो रहा है। अब यहां पर दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो है वो इंटरैक्शन की बात की गई है। द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरली ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द आर ग्रुप ऑफ द अमीनो। दूसरा भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है, अपने खुद के यहां और यहां के बीच में भी इंटरैक्शन हो सकता है। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स: आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो इस तरीके से आप देखिए हमें जो है ना ये 4 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो बॉन्ड्स जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है एग्जामिनेशन में कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जो है ना कौन कौन से बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, डाइसल्फाइड होता है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। मायोग्लोबिन एंड प्रोटीनेशियस एंजाइम, मायोग्लोबिन बनना एक एंजाइम्स का यहाँ पर दर्शाता है। ये एक है ना, ये एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी में पाई जाती है और मसल फाइबर्स में भी पाई जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की। So this structure exists in a protein with more than one polypeptide chain। तो ये ज्यादातर जो उन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है जिनमें हमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स देखने को मिलता है। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, जैसे ईच पॉलीपेप्टाइड चेन फंक्शन एज अ सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन। हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो फोल्ड होकर इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है और यहाँ पर भी जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसका इंटरैक्शन करके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बन रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे। हीमोग्लोबिन जैसे ये देखिए 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो ये देखिए ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, इनके बीच में इंटरैक्शन होता है। अल्फा चेन और बीटा चेन के बीच में जो है वो इंटरैक्शन देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व इन द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, वेंडर वॉल इंटरैक्शंस बनते हैं और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स है यहाँ पर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये आयनिक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, COOH और यहाँ पर NH। तो यहाँ पर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का इंटरेक्शन हो गया, इस वजह से ये जो प्रोटीन की फोल्डिंग है ना वो इधर से है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोफोबिक बहुत वीक इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो काफी वीक इंटरेक्शन है ना, वीक इंटरेक्शन। ये देखिए यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिज
या डाइसल्फाइड लिंकेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 2 सल्फाइड है तो उनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन गई। यहाँ पर COOH ग्रुप और यहाँ पर NH2 ग्रुप है। यहाँ पर इनके बीच में भी देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो है ना आपको बॉन्ड्स बनते हुए दिखाई देते हैं जब इस तरह का कन्फर्मेशन की बात की जाती है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से है जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनने को मिलता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो बेस्ट एग्जांपल है वो हीमोग्लोबिन का भी दिया जाता है और मायोग्लोबिन का भी दिया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, वैरायटी। प्रोटीन्स की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैरायटी की। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में ना आपको अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स देखने को मिलेगी और ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक भी होती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलती हैं। ये काफी स्पेसिफिक होती है ना। So each species can certain specific protein not found in others. कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाई जाती हैं जबकि दूसरे में वो एब्सेंट होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक प्रोटीन भी, इसीलिए इसको स्पेसिफिसिटी भी कहा गया है ना। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज शेयर सेवरल कॉमन प्रोटीन्स, है ना। जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है उनके बीच में आप देखेंगे कि कॉमन प्रोटीन्स जो है वो देखने को मिलता है हमें। इसीलिए बायो जो केमिस्ट्री जो है वो आजकल क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे कि आप पता कर सकें कि कौन कौन सी जो प्रोटीन है जो कि एक ही एंसेस्टर्स में हमें कॉमन देखने को मिलती है। अगर ये उसी का एंसेस्टर्स है तो इसमें भी वही सारी प्रोटीन्स ज्यादातर प्रेजेंट हमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो है वो आप देखिए यहाँ पर किन किन चीजों का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। प्रोटीन्स की स्टडी की जा रही है क्लासिफिकेशन के लिए, जबकि पहले ऐसा नहीं किया जाता था। पहले जो है वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और फंक्शन के बेसिस पे ही जो है वो वहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता। पर आज देखिए, आज जो है वो बायोकेमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की जो होती है ना वो स्टडी की जाती है और उससे हमें पता चलता है कि जो है वो किस ऑर्गेनिजम्स का कौन जो है वो एंसेस्टर्स है और वो कौन जो ऑर्गेनिज्म इससे क्लोजली रिलेटेड है। लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन की जो साइज होती है ना मॉलिक्यूल्स की वो काफी बड़ी होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोटीन्स आर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स विद मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट 450 टू मैक्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 4,06,000, है ना। ये इसकी जो है मैक्सिमम सबसे बड़े प्रोटीन के जो मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो ये वो, और जो मिनिमम है वो इतना है 450 डाल्टन के बराबर। कोलॉइड्स, बीइंग लार्ज साइज दे फॉर्म द कोलॉइड सॉल्यूशन, है ना। ये कोलॉइड्स का बनना जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो आप अगर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक सॉल होता है उसका जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, वो कोलॉइडल फॉर्म में आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। सो उसमें कोलॉइडल फॉर्म में डिस्पर्शन फेज और मीडिया होता है ना। तो यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स होगी वो फेज के फॉर्म में होगी और जो मीडिया होगा वो आपका साइटोप्लाज्म में जो भी मैट्रिक्स लिक्विड सब्सटेंस है वो वहां पर होगा। और इस तरीके से ये दोनों मिलकर जो है ना कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो अगर इनके हम जो स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज की, उसमें आती है रिएक्टिविटी। So due to the folding of chain protein have a specific configuration with specific reactivity group. तो हमने बात की यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। ये जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन की ये बड़ी ही स्पेसिफिक होती है और जो इसमें जब ये फोल्डिंग करते हैं ना तो इस फोल्डिंग के दौरान जो है प्रोटीन के में ना इस तरीके से ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब ये ग्रूव्स में क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं। ये ग्रुप्स भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अब जैसे ही कोई एंजाइम यहाँ पर जाके इससे अटैच हो जाता है ना तो ये ग्रुप्स जो इसके सरफेस पे ग्रूव्स में जो इसके सरफेस पे प्रेजेंट थे वो एंजाइम के साथ जो है वो इंटरैक्ट करते हैं।
और इसीलिए जो है ये सरफेस पे जो है ना ये रिएक्टिविटी ग्रुप के फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनको आगे चलकर एंजाइम्स के साथ बॉन्डिंग करनी है और तभी जो है वो नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना, नया प्रोडक्ट ये तभी बनेगा। इसीलिए यहां पर लिखा है कि ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ चेन प्रोटीन हैव a specific configuration with a specific reactivity group। तो ये जो कन्फर्मेशन बनता है ना, ये ऐसे ही नहीं बनता, इनका बनने का एक पर्पज है। इनका पर्पज ये है कि इसको आगे चल के रिएक्ट करना है। रिएक्ट किससे करना है? एंजाइम के साथ। और एक्चुअली एंजाइम रिएक्शन नहीं करता है, एंजाइम यूज्ड भी नहीं होता। एंजाइम तो ये नया प्रोडक्ट बनाने के बाद एज इट इज फिर से फ्री हो जाता है और नए सबस्ट्रेट की तलाश में फिर से वहां पर इधर उधर साइटोसॉल में घूमना शुरू कर देता है, या जिस भी बायोमोलिक्यूल्स के साथ वो रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का इस तरह का कंफर्मेशन होना और उसमें उनके स्पेसिफिक रिएक्टिव ग्रुप का प्रेजेंट होना। परमिएशन, सेल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ परमिएशन टू द प्रोटीन्स। यस, कोई भी प्रोटीन जो होती है वो ऐसे ही सेल के अंदर नहीं जा सकती। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल के लिए काफी हानिकारक होती हैं, तो इसलिए सेल जो होती है उसको परमिट नहीं करती, आपको अंदर नहीं जाना है। अगर आपको जाना है तो आप एक स्पेसिफिक गेट है उसके थ्रू आइए। तो आपको पता होगा कि जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन एक तरह के लिगेंड्स होते हैं। उससे जब ये दूसरी प्रोटीन जो बाहर है उससे अटैच हो जाती है तो प्रोटीन कहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, अब मैं अपना दरवाजा खोलती हूँ। तो दरवाजा प्रोटीन का खुलता है, एक कन्फर्मेशन में चेंज होता है और जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, वो इस तरीके से ओपन होती है कि जो बाहर से प्रोटीन है उसको एंट्री का रास्ता मिलता है। लेकिन ये तभी होता है जब उस प्रोटीन की आवश्यकता होती है अंदर। अगर वो प्रोटीन कोई हार्मफुल है तो ये जो है उसको कभी भी अंदर आने नहीं देंगे। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन की। द बॉन्ड्स इन द प्रोटीन इज इजीली ब्रोकन बाय द हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी रेडिएशन, सोप, डिसइंफेक्टेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड अल्कोहल। तो जो हमारे बॉन्ड्स है ना प्रोटीन के, वो डीनेचर हो सकते हैं, उनको ब्रेक किया जा सकता है। ये बॉन्ड ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम तक अब ऐसे ही रहने वाला है, इसको कुछ भी है नुकसान नहीं हो सकता। अब आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, जब हम कोई भी प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो खाने के बाद वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट प्रोटीन हो जाती है तो उसका सबसे सिंपलर सब्सटेंस क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं और वो अमाइनो एसिड्स फिर हमारे इंटेस्टाइन्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और एब्जॉर्ब करके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और वो सर्कुलेट करके हर कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। कोशिकाओं के अंदर क्या पहुंच गया? अमीनो एसिड। अब ये जो अमीनो एसिड्स थे ये आपके जो भोज्य पदार्थ थे उसमें प्रेजेंट थे, है ना। आपने इसको डाइजेस्ट करके अपने जो है वो सेल तक पहुंचा दिया। अब इन्हीं अमीनो एसिड का यूज किया जाएगा अपने सेल के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन को बनाने के लिए। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो है वो ब्रोकन किया जा रहा था इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स को, है ना, हाई टेम्परेचर के द्वारा, हाई एनर्जी रेडिएशन, सोप, डिसइंफेक्टेंट, डिटर्जेंट, अल्कोहल और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। क्योंकि डाइजेशन में एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। रिएक्शंस इन एक्वस मीडियम, प्रोटीन पोजेसेस बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक ग्रुप। तो एक्वस मीडियम में देखा जाए तो हमें प्रोटीन में ना दोनों ग्रुप देखने को मिलते हैं, कैटियोनिक और एनायनिक ग्रुप, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोटीन हैविंग बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो इसलिए प्रोटीन जो होती है उसके ऊपर दोनों तरह के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। प्रोटीन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। Ionization of these cationic and anionic group depends upon the pH of the medium। तो ये जो आयनाइज हो जाते हैं ना ये कैटायनिक और एनायनिक ग्रुप, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पीएच पर, है ना। पीएच ऑफ द मीडियम, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज है।
A specific pH protein is electrically neutral as a positive charge is balanced by the negative charges, है ना, charges. So जो है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोटीन पे ना, या तो जो है वो प्रोटीन जनरली जो होती है वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो दोनों बराबर होते हैं और वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है ये प्रोटीन का जो है पार्ट जो है बायोमोलिक्यूल्स का वो समाप्त कर लिया, ठीक है। थैंक यू।